इसके आगे चलकर माता पिता और टीचर्स या व्यवस्थापन या सरकार कुछ नहीं कर सकता। ये आगे सीखने का काम, पढ़ने का काम हर एक व्यक्ति का होता है। नोबडी कैन डू इट फॉर मी। सीखने का मेरा काम मेरी ओर से दूसरा कोई नहीं कर सकता। पढ़ने का मेरा काम मैं किसी को सौंप नहीं सकता। ये तो मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे, वो कहते थे, आई नेवर टीच पीपल एनीथिंग। मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाता हूं। I only create conditions in which people will learn themselves. This is very, very important and fundamental one. ये बहुत बुनियादी बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही। I never teach people anything. मैं किसी को सिखाने के इसमें मैं नहीं जाता। I never teach people anything. तो मैं क्या करता हूं? I create such a conducive learning environment, such conditions in which people will learn themselves. मैं इस प्रकार का वायुमंडल निर्माण करता हूं, मैं इस प्रकार का इकोसिस्टम खड़ा करता हूं ताकि सीखने वाला, पढ़ने वाला छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने आप पढ़ें। तो विवेकानंद जी ने कहा यही कहा, महर्षि अरविंद घोष ने यही कहा, गैलीलियो यही कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन यही कहते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो यही कहते हैं। They are saying the same thing in their own different words. Let me quote Henry Doherty. वो कहती है, get over the idea that only children should spend their time in study. अभी बहुत लोगों को लगता है कि हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम पढ़ाई पूरी करके हमने अभी नौकरी करना शुरू किया है, उद्योग व्यवसाय धंधा शुरू किया है, ऑफिस में, कंपनी में हम बड़े बड़े स्थान पर हम स्थापित है, तो हम बड़े लोग हैं, इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा लोगों का मानना होता है। डोहर्टी कहते हैं, बी अ स्टूडेंट सो लॉन्ग एज यू स्टिल लिव, you still have something to learn and this will mean all your life. वो हमें सुझाव देती है कि आपको जीवन भर सीखना है, आपको जीवन भर पढ़ना है, आपको जीवन भर जानना है। मजे की बात यह है, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, when we learn, जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, when we learn, we do not earn. हम कुछ कमाते नहीं, जब हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तब कुछ कमाते नहीं। और सेकंड पार्ट, व्हेन वी अर्न वी डू नॉट लर्न। अभी हमने कमाना प्रारंभ किया, जैसे ही हमने कमाना प्रारंभ किया, नौकरी मिल गई, तो हमने सीखना बंद कर दिया। सो व्हेन वी लर्न वी डू नॉट अर्न एंड व्हेन वी अर्न वी डू नॉट लर्न। ये ठीक नहीं है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलनी चाहिए, अंत तक चलनी चाहिए। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अल्विन टॉफलर का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अल्विन टॉफलर, अमेरिका के एक बहुत बड़े लेखक और पत्रकार। तो वो कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हु इज द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी? 21वीं शताब्दी का अनपढ़ व्यक्ति कौन है? किसको आप अनपढ़ कहेंगे? तो एक जमाना ऐसा था पहले, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसको हम अनपढ़ कहते थे। द पीपल हु कुड नॉट रीड एंड राइट वेर कंसिडर्ड टू बी इलिटरेट। बाद में प्रौढ़ साक्षरता वर्ग चले, लोग लिखना पढ़ना सीखने लगे। उसके बाद कंप्यूटर आया, संगणक आया, कंप्यूटर चलाना शुरू हुआ। अब इलिटरेसी की डेफिनेशन बदल गई।
किसको इलिटरेट कहने लगे लोग? Those who cannot operate computer, those who cannot handle computer, कंप्यूटर पर जिनको काम करना नहीं आता उनको इलिटरेट माना गया, अनपढ़ माना गया। लेकिन 21वीं शताब्दी का हु इज द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी? तो अल्विन टॉफलर कहते हैं वन हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज इलिटरेट। 21वीं शताब्दी का अनपढ़ व्यक्ति कौन? वन हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लर्न, सीखना। उसके बाद जो हमने कुछ सीखा है वो भी पुराना बनता है, आउटडेटेड बनता है, रिडंडेंट बनता है, काल विसंगत बनता है। जो ऐसा कुछ सीखा है इट इज नॉट रिलेवेंट टुडे, वो पूरा निरस्त करना चाहिए, अनलर्न, फॉरगेट इट। और नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो द 3 words आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये जो कर सकता है उसी को अल्विन टॉफलर 21वीं शताब्दी का लिटरेट मानते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अरुण निगवेकर अपने देश में चांसलर भी थे। वो कहते हैं द यंग जनरेशन मस्ट लर्न हाउ टू लर्न। नई पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए या नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहिए? द न्यू जनरेशन मस्ट लर्न हाउ टू लर्न so that they can manage ever increasing body of knowledge। अभी इस पर थोड़ा विचार करें। हमें we have to learn how to learn. Why? If we learn how to learn, we will be in a position to manage ever increasing body of knowledge। ज्ञान तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। There is explosion of knowledge। और कुछ लोगों का मानना है every 6 months knowledge is getting doubled। हर 6 महीने में ज्ञान दुगना हो रहा है। हर 6 महीने में ज्ञान दुगना हो रहा है। मान लो अभी जनवरी 2021 आएगा, तो जनवरी में जो ज्ञान होगा उसके तुलना में जून में डबल ज्ञान होगा और दिसंबर तक यानी दिसंबर 21 तक उससे भी डबल होगा। तो ऐसा जब ज्ञान दुगना बढ़ रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वयं को और हमारे बच्चों को भी कैसे सीखें यही बताना चाहिए। पढ़ दे जरा, यही बताना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी इसी ओपिनियन के मत के। महात्मा गांधी ऑल्सो सेड द सेम थिंग। महात्मा गांधी जी कहते थे द ओनली पर्सन हु इज एजुकेटेड is the one who has learned how to learn। I repeat, गांधी जी कहते थे the only person who is educated is the one who has learned how to learn। जिसने कैसा सीखना चाहिए ये जैसे जिसने सीखा है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, ये जिसको मालूम है, ये जिसने सीखा है उसी को हम एजुकेटेड मान सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी का सोच। मारवा कॉलिंस कहती है once children know, once children learn how to learn। एक बार बच्चे सीख गए कैसे सीखना, ये सीख गए, nothing is going to narrow their mind। एक बार यदि बच्चे ने
और नॉट ओनली बच्चे नहीं, सबने, जिसने कैसे सीखना ये सीख लिया, उसके लिए क्या हो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू नैरो हिज माइंड। आगे चलकर उसका माइंड कभी भी नैरो नहीं बनेगा। द इसेंस ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग कंटिजियस, टू मेक लर्निंग कंटिजियस। तो ऐसे बहुत लोगों ने कहा, जैसे क्ले बेडफोर्ड कहते हैं, यू कैन टीच अ स्टूडेंट अ लेसन फॉर अ डे। आप बच्चे को एक लेसन, एक दिन के लिए, एक दिन में एक लेसन पढ़ा सकते हैं, बट if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives. यही बात बहुत सुंदर शब्दों में अंग्रेजी में कही है कि give me a fish, I eat one day. Teach me fishing, I eat every day. यदि मुझे किसी ने बना के कुछ खाने के लिए दिया रेडीमेड, तो मैं एक दिन खा सकता हूं, एक दिन खाऊंगा। लेकिन वो चीज, वो पदार्थ, वो जो डिश है, वो कैसे बनाना, ये यदि मुझे किसी ने सिखाया, पढ़ाया, दिखाया, तो मैं मेरे लिए हमेशा के लिए वो बना सकता हूं। एंड देन आई विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी। मैं किसी पर निर्भर रहने की मुझे आवश्यकता नहीं। हेनरी ब्रुक्स एडम्स कहते हैं, दे नो इनफ who know how to learn. They know enough who know how to learn. कैसे सीखना, ये जो जानते हैं, वो सही मात्रा में अच्छा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। They know enough who know how to learn. So this learning to learn is a very basic skill, is a fundamental skill. आज अपने स्कूलों में, विद्यालयों में सब्जेक्ट्स पढ़ाने में बहुत शक्ति और समय जा रहा है। देयर इज टीचिंग गोइंग ऑन, और टीचिंग चल रहा है, और हमारा सारा समय हिस्ट्री, केमिस्ट्री, पोएट्री, ज्योमेट्री, यही सिखाने में, पढ़ाने में हमारा समय जा रहा है। तो इसके बजाय यदि बच्चों को कैसे सीखें, कैसे पढ़े, ये यदि उसको सिखाया, पढ़ाया, उन्होंने ये सीख लिया। In other words, if we become successful in teaching the student the fundamental skills of learning, what will happen? They will not be dependent upon the teachers for everything and anything. विनोबा भावे जी का एक बहुत वाक्य, सेंटेंस, मुझे विधान याद आता है। वो मराठी में, वो हिंदी में बता दूंगा। वो कहते हैं, 16 साल तक स्वावलंबन की शिक्षा, 16 साल के बाद स्वावलंबन से शिक्षा। अभी ये छोटा सा जो वाक्य है, दिस इज अ स्मॉल स्टेटमेंट, बट इट इज फुल ऑफ विजडम। विद्वत्ता से भरा, बहुत भरा पड़ा हुआ ऐसा एक छोटा सा वाक्य है। 16 साल तक स्वावलंबन की शिक्षा, 16 साल के बाद स्वावलंबन से शिक्षा। अभी इस पर आप सोचो, तो बच्चे को 16 साल तक कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए? स्वावलंबन की शिक्षा। स्वावलंबन का यह मतलब है केवल कपड़े अपने आप, कपड़े आप धोना, अपना काम स्वयं करना, ये भी स्वावलंबन है। लेकिन स्वावलंबन का यहाँ जो अर्थ है, इतने तक सीमित नहीं है। It is not restricted, limited to do my own work of washing the clothes or taking care of my own things. स्वावलंबन की शिक्षा, इसका मतलब है बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए, मिल जाए, ताकि वो he becomes independent in every respect. He becomes independent in pursuing studies. आगे चलकर अपनी पढ़ाई वो
खुद हासिल करे, प्राप्त करे। तो यदि ये सूत्र हमने ध्यान में रखे, इफ वी कीप दिस थिंग्स इन माइंड, तो आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे कि आज अपने कॉलेज में, विद्यालय में, क्लासरूम में टीचर्स का जो सारा समय और शक्ति केवल पढ़ाने में जाती है, और बच्चे केवल यही मानते हैं कि हमें तो केवल टीचर्स पढ़ाएंगे, आचार्य पढ़ाएंगे, अध्यापक पढ़ाएंगे, वही हम स्वीकार करेंगे। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दे बोथ हैव टू कम आउट ऑफ दिस फ्रेमवर्क ऑफ माइंड, ऑफ दिस माइंडसेट। इस माइंडसेट से आज टीचर्स को और बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। So the thrust of the teacher should be teaching the students the basic skills of learning. अंग्रेजी कम पढ़ाओ, इतिहास कम पढ़ाओ, गणित कम पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता ये नहीं पढ़ाना, ये पढ़ाओ, लेकिन more emphasis and more thrust be on teaching the students how to learn. क्योंकि once the students know how to learn, they will learn throughout their life. They will learn throughout their life. अभी और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए. The students also have to keep in mind that today the teachers are there in the classroom to teach you. You can take the help of the students, of the teachers. But teacher is not the only source of information and knowledge today. आज के जमाने में केवल शिक्षक के पास ही सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है. Once upon a time, teacher was the main source. आज, of course, the role of the teacher is very important even today. But teacher is not the only source of information and knowledge. तो इसके अलावा बहुत सारे, there are many other sources of knowledge and information. But if you don't know how to learn, then you cannot take the help of these resources. So students have to master the skill of learning. The students have to master the skill of learning. कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, ये समझने में अधिक शक्ति खर्च करना चाहिए, अधिक समय देना चाहिए, इसके बारे में अधिक चिंतन करना चाहिए. यदि हमने यदि ये किया, तो हम we can get the information and knowledge from different available sources. यहाँ एक दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है कि you cannot teach a person who does not wish to learn. जिसको सीखने की इच्छा नहीं है, उसको कोई नहीं पढ़ा सकता, सिखा सकता. What is the scenario today in the schools and colleges? The teachers and the professors, they collect so many pieces of information from here and there. They collect so many things, and they come to the classroom and they try to stuff all those things into the minds or the brains of the students. सारा इकट्ठा करना, ज्ञान, इंफॉर्मेशन सारा यहाँ से वहां से रेफर करना, किताबें रेफर करने, एनसाइक्लोपीडिया रेफर करना, या वेबसाइट्स रेफर करना, वहां से सारा वो इकट्ठा करना और क्लास में जाकर बच्चों को देना. ये जो प्रोसेस है, जिसमें टीचर इज एक्टिव लेकिन स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये नहीं चलेगा. इसमें टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे, कुछ कर रहे, लेकिन स्टूडेंट्स आर वेरी पैसिव. वो केवल टीचर जो दे रहे हैं वो साइलेंटली, पैसिवली ले रहे हैं. दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट इनफ, ये अभी नहीं चलेगा. तो इसलिए इफ द टीचर्स आर एक्टिव, स्टूडेंट्स हैव टू बी सुपर एक्टिव. आज चित्र ऐसा है, टीचर्स आर एक्टिव, स्टूडेंट्स आर पैसिव.
This need to be changed. और ये परिवेश कैसे बदलना चाहिए? If the teachers are active, students will have to be super active. जितने शिक्षक सक्रिय है, उससे 10 गुना बच्चों को सक्रिय होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। और आज क्लास में बैठकर टीचर से जो हम कुछ ले रहे हैं, उससे 10 गुना बाहर इधर-उधर है। वो कैसे प्राप्त करना, हासिल करना, हाउ टू गेट इट, दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट। और इसके लिए कैसे रीडिंग करना, कैसे लर्निंग करना, इस अनेक प्रकार के जो कौशल है, लर्निंग स्किल में बहुत और भी अनेक प्रकार की छोटी-छोटी बातें हैं। There are many skills involved in learning skills. Let me give an example. जैसे कि आंखों का काम है, क्या काम है? देखने का। अंग्रेजी में ये जो देखना है, उसके लिए क्या-क्या शब्द है? See, look, view, stare, gaze, peep, watch, observe, perceive and visualize. देखो कितने शब्द हैं। आज हमारे बच्चे, मोस्ट नॉट बच्चे केवल नहीं, बात बड़े-बड़े लोग भी क्या करते हैं इसमें से? They only see and look. They do, and at the most they watch TV. लेकिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो स्किल्स है, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल, परसीविंग एंड विजुअलाइजिंग। तो ये सी लुक, ये तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेप्स है। हमें इस पे आगे ऊपर चलना चाहिए, टू ऑब्जर्व, टू परसीव एंड टू विजुअलाइज। And all these things they come in the skill of learning. Learning की जब बात learn to learn जब कहते हैं, तो हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कैसे देखना, आंखों का उपयोग कैसे करना, ऑब्जर्वेशन कैसे करना, दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग स्किल। कानों का काम है, कान का काम क्या है? सुनना। अंग्रेजी में इसके लिए 2 शब्द है, टू हियर एंड टू लिसन। जब most of the students, most of the people, what do? They hear, they do not listen. There is vast difference between hearing and listening. Hear जो शब्द है, उसमें 3-4 अल्फाबेट्स आती है, HEAR, ठीक है? अभी if you keep finger on H, तो क्या बचेगा? EAR। तो हियरिंग के लिए क्या चाहिए? हियरिंग के लिए केवल कान चाहिए, these eyes। लेकिन टू लिसन 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। लिसनिंग के लिए ईयर्स, आईज एंड माइंड। जब कान, आंख और मन का सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब लिसनिंग होता है। और जब लिसनिंग अच्छी तरह से होता है, तब लर्निंग होता है। तो हमारे आज के करिकुलम में हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, पोएट्री ये है, लेकिन वी आर नॉट टॉट हाउ टू ऑब्जर्व, वी आर नॉट टॉट हाउ टू लिसन, वी आर नॉट टॉट हाउ टू टेक डाउन द नोट्स एंड वी आर नॉट टॉट हाउ टू मेक द नोट्स। ये कहीं नहीं सिखाया जाता है, कहीं नहीं सिखाया। हम तो केवल ये जो किताब है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, इतिहास का, गणित का, वो जो किताब है, वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, टीचर सोचता है कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आई हैव टू फिनिश दिस बुक, मुझे किताब पूरा करना है। अभी जैसे सुनने का आया, देखने का आया,
वैसे नोट लेना, नोट बनाना आया तो रीडिंग भी है, रीडिंग भी है। कहीं भी कोई भी किसी को यहां अपने कैसे रीडिंग करना, रीडिंग के प्रकार क्या होते हैं, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं सिखाता। रीडिंग में भी बहुत सारी बातें आती हैं। रीडिंग में पहला तो आता है द स्पीड ऑफ रीडिंग शुड इंक्रीज। एक किताब है, उस किताब का नाम है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। हमारे कितने कॉलेज में या स्कूलों में या हाउ मेनी टीचर्स नो देयर स्पीड ऑफ रीडिंग। जैसे टाइपिंग का स्पीड होता है ना, 40 वर्ड्स पर मिनट, ये मेरा टाइपिंग का स्पीड है मान लो। उसी प्रकार से एक मिनट में हर व्यक्ति कितने शब्द पढ़ता है, हाउ मेनी वर्ड्स अ पर्सन कैन रीड इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड रीडिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन। और वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एक व्यक्ति एक मिनट में 200 शब्द पढ़ता है, रीडिंग करता है। दूसरा व्यक्ति 250 शब्द पढ़ता है। तीसरा व्यक्ति 300 शब्द रीडिंग उसके रीडिंग होता है। And if today my speed of reading is 200 words per minute, I can increase the speed of reading to 300 words per minute after doing some exercises. इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो यदि मैंने एक्सरसाइजेस, तो आज मेरा जो रीडिंग स्पीड 200 वर्ड्स पर मिनट है वो 300 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। और आगे चलकर जब हम विद्यालय से जब कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी से जब कोई प्रोफेशन में जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें, वी हैव टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बहुत रीडिंग तो आवश्यक होता है। बट इफ माय स्पीड ऑफ रीडिंग इज ओनली 200 वर्ड्स, 150 वर्ड्स पर मिनट, मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ने में कितना समय आई विल बी स्पेंडिंग ओवर दैट। अभी हमारे ये लर्न टू लर्न प्रोग्राम में बच्चों को हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर ये भी सिखाना है, ये भी सिखाने की आवश्यकता है। बाकायदा उसमें बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है। थैंक्स टू दिस इंटरनेट एंड गूगल, लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, लॉट ऑफ मटेरियल। रीडिंग के लिए आंखों के कुछ एक्सरसाइजेस होता है, जैसे अपने यहाँ त्राटक होता है, जैसे अनेक प्रकार के व्यायाम के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार के आंखों के भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं। लेकिन हमारी प्रेजेंट सिस्टम में ये कहीं नहीं आता। अब्राहम लिंकन का बहुत सुंदर उनका विधान मुझे बार बार याद आता है। हम सब लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने एक अपने युवा पूर्वावस्था में ही वॉज ऑल्सो वुड कटर, वो लकड़ी भी काटते। तो उसने एक बार बहुत सुंदर स्टेटमेंट किया। वो कहते थे कि इफ आई एम गिवन 6 hours or 8 hours to cut the tree, I shall spend first 2 hours to sharpen my axe. इसको समझने की आवश्यकता। यदि मुझे बताया गया, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ये आपको ये पेड़ काटना है, 8 घंटों में आपको ये पेड़ काटना है, टाइम दिया 8 घंटों का, तो मैं क्या करूंगा? I will not go to cut the tree directly with the blunt axe. जो कुल्हाड़ी लेकर मैं वो पेड़ काटने वाला हूं, उसको लेकर सीधे जाकर मैं पेड़ नहीं काटूंगा। What I will do? I will spend first 2 hours to sharpen my axe. पहले 2 घंटे मैं किस काम में लगाऊंगा? पहले 2 घंटे मैं मेरे कुल्हाड़ी को तेज बनाने में, शार्प बनाने में, सफाई करने में उसके मैंने 2 घंटे लगाऊंगा। Now, spending 2 hours to sharpen the axe, do you think is a waste of time? क्या ये समय बर्बादी हो गई? कल्पना करो, एक कुल्हाड़ी
पेड़ काटने वाला, दो है लोग पेड़ काटने वाले। एक ने अपनी कुल्हाड़ी ली जो पिछले 10 साल या 5 साल उसका कुछ उपयोग नहीं किया, ऐसी कुल्हाड़ी लेकर विदाउट शार्पनिंग वो पेड़ काटने के लिए चला गया। दूसरा जो वुड कटर है, उसने पेड़ काटने के पहले अपनी कुल्हाड़ी को बहुत शार्प बनाया, तो क्या हो जाएगा समझ लो। आई नीड नॉट टेल, आई नीड नॉट एक्सप्लेन। ये जो पहला व्यक्ति, वो उसको अधिक श्रम लगेंगे, अधिक समय लगेगा और काम भी ठीक से नहीं होगा समय के। दूसरा व्यक्ति कम समय में सफाईदार काम, अच्छा काम करेगा। बिकॉज द टूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली इन प्रेजेंट एजुकेशन इन अवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये जो द टूल्स ऑफ लर्निंग हैव टू बी शार्पन। कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी पेड़ काटने का एक टूल है। उसी प्रकार से अध्ययन के लिए, लर्निंग के लिए भी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ टूल्स है, टूल्स ऑफ लर्निंग। Until and unless these tools of learning are very sharp, you cannot learn. You cannot learn effectively. You may learn for hours together, but it is not going to be an effective study. It's not going to be effective learning. ये उसका प्रभाव ही नहीं कभी। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात आती है पढ़ाई में, इसमें क्या होना चाहिए? आज सामान्यतः बच्चे क्यों पढ़ते हैं? Why do the students generally study? Because somebody forces them to study. जब वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स पीछे लगते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। घर में आते हैं तो माता पिता पीछे लगते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो इसलिए वो पढ़ते हैं। They have not owned the study. They have not owned the study. ये पढ़ाई मेरा है, मेरी पढ़ाई है, ये मेरा काम है। They think that it is a task of the teachers and the parents, which is imposed on them by the teachers and the parents. So they look at it as a burden on their head and shoulder. और पढ़ाई में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, वो है until and unless you enjoy the learning does not become effective. हमारे ब्रेन में अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं, बहुत सेरोटोनिन और डोपामाइन और बहुत प्रकार के। अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छी मनस्थिति चाहिए। अच्छी मनस्थिति का मतलब आनंदी, प्रसन्न। इसलिए हमने कहते हैं कि आनंद और अभ्यास इसकी एक रिलेशनशिप है। When you study with pleasant mood, when you study with happiness, you study more, and when you study more, you get more happiness. So this is the circle. Happiness and study, आनंद और अध्ययन. How is the relationship? जब आप आनंद से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है, और जब पढ़ाई अच्छी होती है तो आनंद मिलता है। आनंद अधिक मिलता है तो अधिक पढ़ाई के कारण अधिक आनंद। दिस इज अ विशेष सर्कल। दिस इज अ विशेष सर्कल। दुखी, कष्टी, रोते रोते यदि आप कोई पढ़ाई कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, so that study never becomes effective. उसका कोई मतलब ही नहीं। भले आप रोते रोते 6 घंटे 8 घंटे किताब लेकर बैठे हो, कोई भी व्यक्ति, it will not create necessary desired impact. उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन 1 घंटा बैठा पढ़ने के लिए, लेकिन विथ लव, जॉय, एंजॉयमेंट, विथ अपबीट मूड, तो पढ़ाई 1 घंटे में अधिक पढ़ाई होती। तो ये बात आती है कि मुझे आई हैव टू ओन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टडी। ये मेरी पढ़ाई है। आई एम नॉट स्टडिंग बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, आई एम नॉट स्टडिंग बिकॉज ऑफ माय टीचर्स।
और हमारे आज जो टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ये उनको कैसे सिखाना, समझाना, दिखाना, उनको कैसे कन्विंस करना, उनको बच्चों को इस मूड में, इस माइंडसेट में कैसे लाना, ये महत्वपूर्ण काम है। नॉट टीचिंग टीचिंग टीचिंग। दो प्रकार के, एक एक तो होता है कि हाथ में एक किला लेना, हथौड़ा लेना और ठोकना, दिस इज वन थिंग। दूसरा स्क्रू ड्राइवर होता है, वो स्क्रू लगाया और उसको ड्राइव किया धीरे से, पेशेंटली, धीरे धीरे धीरे। तो ये ठोकना ठीक नहीं है। वी हैव टू ड्राइव अवर पॉइंट होम स्लोली, ग्रेजुअली, पेशेंटली। तो बच्चों का ये माइंडसेट कैसे बदलें, ये सबसे चिंता का विषय है और आचार्यों का यही सबसे अधिक चिंता का विषय होना चाहिए। मैं केवल, इसलिए कहा है ना बहुत सुंदर शब्द में, सबसे बड़ी अच्छी मदद कौन सी? यदि आप किसी को मदद करना चाहते हो, यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हो, so which is the best help? Not to give the wealth from your pocket, अपने जेब से कुछ निकाल कर दूसरे को देना और खुश मैंने इसको मदद की, दिस इज नॉट रियल हेल्प। ये वास्तव में अच्छी और सच्ची मदद नहीं है। ये अच्छी मदद भी नहीं है और सच्ची मदद भी। देन व्हाट इज द रियल हेल्प? सच्ची और अच्छी मदद कौन सी है? इंस्टेड ऑफ गिविंग द वेल्थ फ्रॉम योर पॉकेट, शो हिम हिज वेल्थ। आप जिसको मदद करना चाहते हो, उसको उसके पास जो भरा पड़ा हुआ है, एक बार उसका एहसास होने दो। लेट हिम एक्सपीरियंस कि उसके पास ये वेल्थ, और दिखाना तुम्हारे पास भगवान ने ये दिया है। गॉड हैज ब्लेस्ड यू with immense potential, immense potential. And that's the reason why the most important task of the teacher is not to give information, but to give inspiration. ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इंफॉर्मेशन तो आज के बच्चों के पास हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन एट अ क्लिक ऑफ माउस। बैठे बैठे हाथ में माउस लेकर, कंप्यूटर या ऐसा लेकर, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहीं घर से बाहर न निकलने के बाद भी मैं हासिल कर सकता। आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन विद द क्लिक ऑफ द माउस। एंड द चिल्ड्रन हैव दिस, स्टूडेंट्स हैव दिस। सो माय रोल एज अ टीचर इज नॉट टू गिव इंफॉर्मेशन बट टू गिव इंस्पिरेशन, उसमें जगाना। आज भारत का जो वर्णन किया जाता है, तो पुराने समय में नाम थे भारत के, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त वगैरह प्रकार के नाम। तो आज भारत का एक नया नाम आया है। भारत को लोग यंगिस्तान भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यंगिस्तान? यंगिस्तान का मतलब है ये युवा युवा लोगों का देश है। कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, कंट्री ऑफ यंगस्टर्स। बहुत बड़ी संख्या है युवाओं की हमारे देश में, लेकिन केवल संख्या पर्याप्त नहीं है। What about the quality of their population, young population? If this young population, they do not have enough set of skills, what is the use of this number? केवल संख्या लेकर क्या करें? तो हमारे बच्चे, our young people, they are very capable, they are very intelligent, लेकिन उनमें वो सारा इंटेलिजेंस वो भरा पड़ा हुआ है, कैपेसिटी भरी पड़ी हुई है। अंग्रेजी में कहावत है, a waking dog is better than a sleeping lion. Waking dog is better than a sleeping lion. कल्पना कर लो कि दो घर है, एक घर के गेट पर एक कुत्ता है, दूसरे गेट के घर के गेट पर एक लायन, शेर है। रात के समय चोर आ गए। उन्होंने देखा कि एक गेट के सामने शेर है, दूसरे गेट के सामने कुत्ता है। और उन्होंने ये भी देखा
शेर सोया हुआ है, कुत्ता जग रहा है। Where these thieves will enter, ये चोर कौन से घर में जाएंगे चोरी करने के लिए? Obviously, they will not enter the house where there is a dog which is waking. जो जग रहा है कुत्ता, ऐसे घर में वो नहीं प्रवेश करेंगे। वो शेर है लेकिन वो सोया हुआ है, फिर भी वो अंदर जाएंगे, बिकॉज इट इज ऑल्दो इट इज अ लाइन, इट इज स्लीपिंग। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है, हमारे युवाओं में शेर है लेकिन वो शेर सोया हुआ है। सो व्हाट इज द नीड? द नीड इज टू वेक अप द स्लीपिंग लायन। सोते हुए शेर को जगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, दायित्व है। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। इसको जगाना, स्लीपिंग लायन, ये काम है। तो हर व्यक्ति में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। हर व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस है, और पहले जो जनरेशन है उससे भी नए जनरेशन के पास, नई पीढ़ी के पास पहले की तुलना में अधिक इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका उपयोग कहां करना, कैसे करना, कब करना, किस काम के लिए करना, ये पता नहीं है। तो ये जगाना, इसलिए हमें ये जो स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को हमें कैसे पढ़ाई करें, ये सिखाना चाहिए। पढ़ाई की ओर देखने की उनकी दृष्टि बदलनी चाहिए। We have to change the outlook and approach and attitude of the students towards the studies. आज स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में लोगों की जो सोच है, समझ है, दृष्टि है, माइंडसेट है, वो बदलना, दिस इज अ फंडामेंटल काम। ये फंडामेंटल काम। एक बार उसकी एटीट्यूड बदल गई, दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई, समझ बदल गई, तो अपने आप सीखेगा, अपने आप पढ़ेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो उसमें एक बात और आती है एटीट्यूड की। स्टडी के लिए हमारे हमारे यहाँ शब्द, हमारी भाषा में शब्द है अभ्यास। अभ्यास गुजराती में भी होगा यह शब्द। तो अभ्यास शब्द, दो शब्दों से, उसमें दो शब्द है, एक अभि और दूसरा आस। अभि का अर्थ है अभिष्ट, अभिवादन, अभिनंदन, अभिष्ट चिंतन। अभि का मतलब है अच्छा, और आस का मतलब है इच्छा। तो अभ्यास का मतलब क्या हुआ? अच्छी इच्छा, भली इच्छा, यही है ना। तो यदि अभ्यास का मतलब है अच्छी इच्छा, तो यही इसी प्रकार की कामना होनी चाहिए। तो यदि मैं पढ़ाई की ओर देखने की मेरी दृष्टि बदल गई कि मैं कैसे देखता हूं पढ़ाई की ओर, पढ़ाई का मतलब है अच्छी कामना, अच्छी आस, भली आस। तो मैं अभ्यास के बारे में कभी मेरे दिमाग में ये विचार नहीं, ये दिस इज समथिंग बोरिंग, दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग, ये कुछ बहुत बुरी बात है, गंदी बात है, ये बोझ है, परेशानी है, ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा। और द मोमेंट हमारा ये दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदलेगी। तो अभ्यास की ओर देखने की दृष्टि बदलना, एक बार दृष्टि बदल गई तो अभ्यास की सृष्टि भी बदल जाएगी। तो ये इसमें क्या क्या हमें करना है? तो ये जो स्किल्स ऑफ लर्निंग है, पढ़ाई के जो कौशल है, वो सिखाने में के लिए ज्यादा समय, अधिक समय देना, बहुत सारी बातें। उसी प्रकार से we have to teach the students to handle the enemies of studies. There are many enemies of studies. पढ़ाई के शत्रु भी बहुत हैं। कौन से शत्रु है? कुछ शत्रु, some enemies are external, बाहर के शत्रु है, जैसे टीवी है, ये
क्रिकेट है और बहुत सारी ऐसी चीजें, डिस्ट्रैक्शंस है, वो एक्सटर्नल एनिमीज ऑफ द स्टडीज। और अपनी एटीट्यूड, आलस है, इनर्शिया है, लेथार्जी है, नेगेटिव एटीट्यूड है, these are internal enemies of studies which are in me। तो ये आचार्यों की जिम्मेदारी बनती है कि ये शत्रु कौन है, इनको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई योर एनिमीज एंड देन अटैक द एनिमीज। ये जो सारे एनिमीज है, हमारे पढ़ाई के शत्रु है, उनको कैसे अटैक करें, उन पर कैसे हमला करें, ये भी दिखाना चाहिए। एनिमीज ऑफ गुड स्टडीज क्या कि मैं आई एम वेरी पुअर, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा भी कभी लोगों को स्व की भावना जो है ना, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज आल्सो द एनिमी, वो भी एक एनिमी। नो विल टू सक्सीड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनर्शिया, पुअर कंसंट्रेशन, ये तो सबसे बहुत बड़ी समस्या है। विवेकानंद जी भी कहते थे कि इफ आई हैव टू गो बैक टू द स्कूल एंड कॉलेज, यदि मुझे फिर एक बार विद्यालय में जाना पड़ा, स्कूल में जाना पड़ा, पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा, तो वो कहते थे आई विल नॉट स्टडी सब्जेक्ट्स, मैं किसी विषय पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। आई विल स्टडी ओनली वन थिंग, आई विल ट्राई टू मास्टर ओनली वन थिंग एंड दैट इज कंसंट्रेशन, और कुछ नहीं। मैं केवल एकाग्रता, आई विल ट्राई टू मास्टर कंसंट्रेशन। और एक बार एकाग्रता मुझे हासिल हो गई, प्राप्त हो गई, तो उस एकाग्रता के बल पर किसी भी कठिन विषय को प्राप्त करना असंभव नहीं। स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे, एकाग्रता संपूर्ण ज्ञान की कुंजी है। उन्होंने एकाग्रता वर्णन किया है। एकाग्रता क्या है? इट इज द की टू द होल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो बहुत बड़ा खजाना है, भंडार है, उसकी कुंजी, उसकी चाबी, उसकी की कौन सी है? एकाग्रता। और आज अपने सब हम दो और देखते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पीपल इज वेरी वेरी पुअर। हम सब लोगों ने बचपन में एक काम किया होगा, कभी न कभी किया होगा। एक बाहर धूप में बैठे होंगे, हाथ में एक लेंस लेकर, मैग्नीफाइंग लेंस लेकर बैठे होंगे, और नीचे कपास रखा होगा, पीस ऑफ कॉटन और पीस ऑफ पेपर, और हमने वो ऐसा फोकस किया होगा। सब बच्चों ने, हमने ये सब बचपन में किया है, और एडजस्ट किया, उसका बीम बना, एंड व्हाट वी नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम दैट कॉटन और दैट पीस ऑफ पेपर कैचेस द फायर, वो जल जाता है। व्हाई? एंड देयर इज another piece of cotton which is in the sun for days together, पड़ोस में दूसरा कपास है या कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बहुत दिनों तक पड़ा है धूप में, लेकिन वो नहीं जलता। व्हाई द डिफरेंस? यहां लेंस लेकर हम बैठते हैं, वी सिट फॉर सम टाइम एंड एडजस्ट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ बीम एंड द कॉटन कैचेस फायर, whereas there is piece of paper or cotton adjacent, it doesn't catch the fire. Why? You know the reason? The reason is very simple. ये लेंस से जाने वाली सूर्य की किरणें जो होती है, the lenses, the rays of the sun passing through this lens, they become highly concentrated. They become highly concentrated, and the energy is 1,000 times multiplied. Whereas this piece of paper, यहाँ भी rays of sun है, लेकिन they are diverse, they are not convergent, they are diversified. वो बिखर रहे हैं। तो किसी भी विषय पर हमारी पूरी शक्ति, मन, कान सब एकाग्रता से उस पर बिंदु पर जाती है, तो विषय आसान बनता है, कठिन नहीं बनता। तो आज ये एकाग्रता कैसे बढ़ाएं,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारा जो टीचिंग के लिए जो समय मिल रहा है, व्हाटएवर टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन टीचिंग, उसमें से कुछ समय निकाल कर उनको एकाग्रता कैसे बनेगी इसके ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तभी तो हो जाएगा। उनको ये अनुभव करना पड़ेगा। नो, एक्चुअली आवर ब्रेन इज सो अमेजिंग, अमेजिंग। और हम सबके पास ये ब्रेन भगवान ने दिया है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन? There are billions and 100 billions of neurons in our brain. हमारे मस्तिष्क में ऐसे वो कोशिका है, न्यूरॉन्स है, and each neuron is as good as a mini computer. आप यदि ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मयकारी है। It is so fascinating, so amazing, oh amazing. इसका मतलब जो हमारे पास है, वी आर नॉट मेकिंग ऑप्टिमल फुल यूज ऑफ आवर ब्रेन। तो हाउ टू डू दैट? हाउ टू डू दैट? इसके लिए थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता, और इसके लिए पढ़ाई केवल पढ़ाई 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 से नहीं होता। आपके पोस्चर्स कैसे होते हैं, दिस पोस्चर्स आल्सो मैटर। आपका बैठना, चलना, खड़े रहना, बोलना, इसमें जो बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, इसका भी असर पढ़ाई पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, in our brain there are, I told you, billions of neurons. और ब्रेन की, what does the brain want? Look at the size of the brain and the weight of the brain. The brain is only in weight, it is only 2% of the whole body weight. देखो, it is only 2% of the whole body weight. लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी वो एनर्जी, ब्लड कितना चाहिए, ऊर्जा कितनी चाहिए? 20% of the energy and blood in our body is consumed by the brain alone. It's so greedy. The brain is so greedy. It wants blood, it wants oxygen, more blood. And the brain which does not get 20% of the oxygen or the blood, that brain becomes dull, lethargic, वो डल बनता है। Then you'll see people start dozing, sleeping, closing the eyes. Why all these things happen? Because the brain does not get continuous supply of oxygen and blood. अभी ये कैसे मिलेगा? यहाँ इसको केवल हाथ में किताब लेकर दिन भर पढ़ना, 6, 7, 8 घंटे केवल हाथ में किताब लेकर पढ़ना या तो लिखना, इससे कतई पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। पढ़ाई के लिए there are many small things you have to take care of. छोटी छोटी अनेक बातें हैं जिनकी ओर यदि हमने ध्यान दिया तो पढ़ाई अपने आप अच्छी बनेगी। तो ये बच्चों को अनुभव करा देना, इसकी जानकारी देना, ये सिखाना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण और फंडामेंटल काम है। सब लोग चिंता करते हैं परीक्षा के रिजल्ट की। हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हमारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए, हमारे बेटे का, बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन everybody is focusing on result. There is no need to focus on result. Take care of the small things. Take care of the small things. In short, I would say this result in the examination is the result of many small things. Take care of the pens, pounds will take care of themselves. छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि हमने लिया तो अपने आप उसका अच्छा असर अपने रिजल्ट पर होगा, बच्चे के रिजल्ट पर होगा,
विद्यालय के रिजल्ट पर होगा, कॉलेज के रिजल्ट पर होगा, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पर भी होगा। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग। ये दिखाना, सिखाना, ये ऐसी आदतें बनाना, इसके लिए अधिक समय देना, इसके लिए अधिक शक्ति देना, इसके लिए अधिक साधन देना, ये प्रायोरिटी, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। अभी सीखने के भी क्या क्या पद्धति होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट नो what are the methods of the studies. They are following very faulty methods of studies. पढ़ाई के बहुत not accurate methods, they are wrong methods. गलत तरीके से पढ़ाई हो रही है। Most of the students follow two methods. कौन से? किताब लेना, नोट्स लेना, वो पढ़ना हाथ में, बस एक। दूसरा रटना, बस, that's all. Very few people write. Apart from these 2-3 methods, there are 7 different methods of the studies. आप मान लो, there is one student who is following only 2 methods of studies. There is another student who is following 10 different methods of studies. अभी मुझे आप बताइए, ये जो छात्र है केवल 2 पद्धति से पढ़ाई करता है और ये दूसरा छात्र है 10 मेथड से पढ़ाई करता है, तो किसकी पढ़ाई अधिक परिणामकारक, प्रभावी होगी? यू नो द आंसर। कौन सा बच्चा, कौन सा छात्र अधिक समय पढ़ाई में लगा सकता है? जो बच्चा केवल 2 पद्धति से पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई अधिक समय और अधिक प्रभावी होगी, या जो बच्चा 10 मेथड से पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई अधिक समय और अधिक प्रभावी होगी? So teachers should teach them these different methods of studies. Teach them the different methods of studies. Introduce the different methods of studies. So that they are not dependent only on reading and learning by heart. In my workshop, Learn to Learn, मैं 10 पद्धतियां सिखाता हूं। ये मैं कहना ठीक नहीं है, लेकिन in our workshop we teach them 10 different methods of studies. I will just enumerate. डिटेल में नहीं जा सकते। तो सब लोग जानते हैं, पहली तो रीडिंग, सब लोग जानते हैं। दूसरा कंठस्थ करना, रीडिंग बाय, लर्निंग बाय हार्ट, सब लोग जानते हैं। थर्ड इज राइटिंग, 3 तो सब बहुत लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, चार्ट्स, नंबर 6 हो गए चार्ट्स। then acronyms, mnemonics, mind map, and group study. I have mentioned 10 different methods of studies. And if any student takes the help of these 10 different methods of studies, instead of only 2 or 3 different methods of studies, that student can definitely put more hours in studies and his study will be 10 times more effective. 10 times more effective. ये सिखाना, ये बताना कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, I have to master these things and I have to teach. इसका कोई सिलेबस किताब नहीं है। The people who want to do this, they will have to look around. जैसे कि मैंने कहा कि रीडिंग बेटर एंड फास्टर, रीडिंग के अनेक प्रकार है। स्पीड कैसे बढ़ा सकता है, लर्निंग के अनेक प्रकार है। और इसलिए ऐसा भी कहते हैं, लर्निंग कब शुरू होता है? रीडिंग और लर्निंग स्टार्ट बिफोर यू ओपन द बुक एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर यू क्लोज द बुक। पढ़ाई कब शुरू होती है? पुस्तक, किताब खोलने के पहले से पढ़ाई, मेरा पुस्तक किताब है, ये किताब खोलने से पहले मेरी पढ़ाई शुरू होती है, और ये पढ़कर मैंने पूरा किया और बंद किया, पूरा हो गया, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई चलती रहती है। Try to understand this. The study begins before you open the book
and it continues even after you are closed. एक उदाहरण मैं दे दूं, मान लो किसी एक टॉपिक पर, चैप्टर पर मुझे सीखना है, पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक उदाहरण के लिए पॉल्यूशन या डेजर्ट या नदी, कुछ भी एक टॉपिक है, इसके बारे में मुझे पढ़ना है या टीचर्स मुझे इसके बारे में कल पढ़ाएंगे, इसके बारे यह चैप्टर कल से शुरू होने वाला है. सो what the student has to do now before he comes to the class and the class begins, उसको क्या करना पड़ेगा? जरा एक पेज, टेक अ पेज और उसके 3 कॉलम बनाओ. पहले कॉलम में ये जो टॉपिक है डेजर्ट या पॉल्यूशन, व्हाट डू आई नो अबाउट पॉल्यूशन, इसके बारे में क्या जानता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गोवा में रहता हूं, गुजरात की मुझे अब बारे में कुछ जानना है, तो आई विल मेक 3 कॉलम्स. पहले कॉलम में क्या आएगा? पहले कॉलम में व्हाट डू आई नो अबाउट गुजरात, मैं कुछ ना कुछ जानता हूं गुजरात के बारे में, तो वो सारा लिखा. दूसरे कॉलम में व्हाट डू आई नॉट नो अबाउट गुजरात. फॉर एग्जांपल, I do not know how many districts are there in Gujarat. I do not know this thing about Gujarat. I do not know this thing about. So whatever I do not know about Gujarat, second column. और तीसरे कॉलम में what do I want to know about Gujarat. और ये भी बढ़ा सकते हैं पूरा होने के बाद what I have learned about Gujarat. Now ये कब मैंने किया? मेरे टीचर गुजरात पर जो लेसन देने वाले हैं उसके पहले मैंने ये तैयारी की है. What do I know about Gujarat? What do I not know about Gujarat? What do I want to know about Gujarat? Now with this preparation, when I enter into the class and the class begins, शुरू होता है, टीचर पढ़ाना शुरू करता है, तो क्या होता है? I will be focused. I will be focused. गुजरात के बारे में मैं कुछ जानता हूं. नाउ आई विल ट्राई टू सी, मैं जो कुछ जानता हूं वो टीचर बता रहे हैं और मैं जो कुछ जानता है वो सही है क्या? इज इट द सेम? आई एम अटेंटिव. सेकंड, मेरा दूसरा कॉलम था व्हाट डू आई नो नॉट नो अबाउट गुजरात, गुजरात के बारे में मैं क्या नहीं जानता. तो जब टीचर इज टीचिंग गुजरात, आई विल बी वेरी मच कीन टू नो that thing about Gujarat which I do not know. जो मैं आज नहीं जानता वो मुझे कहां मिलेगा? उसके लेक्चर में. इसकी ओर मेरा ध्यान होगा. और एट द एंड व्हाट हैव आई लर्नड अबाउट गुजरात, इसके बारे में, गुजरात में के बारे में क्या पढ़ा. ये कोई भी विषय, जैसे कि फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, कोई भी विषय ले लो, व्हीकल, कुछ भी विषय ले लो, उसके व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नॉट नो, व्हाट डू आई वांट टू नो. ऐसा जब होता है तो माइंड रिमेन्स वेरी फोकस्ड, यहां वहां नहीं जाएगा. क्लास में आई विल बी वेरी अटेंटिव. ऐसे विधाएं, ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे वर्कशॉप्स, ये अधिकतम इस प्रकार की होने चाहिए. ये अधिक इस प्रकार के होने चाहिए. जैसे मैंने कहा कि माइंड मैप है, ग्रुप डिस्कशन है, ये पढ़ाई के बहुत बड़े इफेक्टिव मेथड्स है, वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग. तो आप जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपका फिजिक्स पढ़ाना या गुजरात के बारे में पढ़ाना थोड़ा कम कर दो और कैसे गुजरात के बारे में जानना ये अधिक बताओ, so that students will try to know about Gujarat on their own. आज वो गुजरात के बारे में जानेंगे with the help of this methods. Tomorrow they will not find it very difficult to know something more about America or for that matter any other state of India. किसी भी विषय में. तो ऐसे
पद्धतियां। जैसे हमने पढ़ाई के शत्रु देखे थे, एनिमीज, वैसे देयर आर आल्सो फ्रेंड्स, मित्र भी है, पढ़ाई के मित्र भी। तो हु आर द फ्रेंड्स? छात्र के, विद्यार्थी के, स्टूडेंट के पढ़ाई में मदद करने वाले मित्र कौन से है, उसकी भी जानकारी है। अपने यहाँ एक श्लोक भी कहा जाता है कि सामान्यतः बच्चे कोई भी किन से सीखता है, किन से पढ़ता है। तो कहते हैं कि 25% फ्रॉम द टीचर। तो हम अभी ध्यान में आया होगा कि बच्चा, स्टूडेंट केवल 25% टीचर से सीखता है, 25% फ्रॉम हिज फ्रेंड, पीयर ग्रुप, उससे 25% with his own efforts, and 25% over through experiences over the period of life. जीवन में जो अनुभव आएगा, तो 1/4 from the teacher, 1/4 from the friends, 1/4 with the self efforts, and 1/4 through the experiences in the life. तो यदि मेरी पढ़ाई में टीचर 25%, मेरे दोस्त 25%, मेरा स्वयं का कंट्रीब्यूशन 25% यानी एफर्ट्स, और 25% मेरा अनुभव, ये यदि है, तो आप अभी समझ सकेंगे कि पढ़ाई में मेरी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक 2-3 बिंदु हैं जो रखने चाहिए। नंबर 1 इज that before starting the studies, there are some very effective methods called auto suggestion, swayam suchana. Auto suggestion is nothing but self hypnotizing. आपने देखा होगा कि कुछ लोग, एक व्यक्ति दूसरे लोग व्यक्ति को हिप्नोटाइज करता है, so you can also hypnotize yourself. तो अपने को ऐसे एक सजेशन देना, इसके बारे में अभी तो डिटेल में नहीं बता सकता, इसके बारे में आप किताबें उपलब्ध है, इसकी कुछ वर्कशॉप्स होती है, इस पर मटेरियल नेट पर भी उपलब्ध है। तो ऑटो सजेशन मेथड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम दिन भर बोलते हैं, सुबह से दिन भर, इन 24 आवर्स हम सब लोग बोलते हैं। कभी कभी ओपनली दूसरों से बोलते हैं, ज्यादा खुद से बोलते हैं, अपने आप मन में बोलते हैं। आप लोग सब बैठे हैं, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, आप नहीं, मैं दूसरे से नहीं बोल रहा, आप दूसरे से नहीं बोल रहे, लेकिन हम सब लोग अपने से बोल रहे हैं। और ये जो बोलना है, हमारे मन में विचार आते हैं। तो एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। कल्पना कीजिए, 60,000 थॉट्स कम टू अवर माइंड इन 24 आवर्स, 60,000 थॉट्स। और इसमें से 95% थॉट्स कैसे होते, विचार कैसे होते हैं? स्टेल, नेगेटिव, वही पुराने बार बार आते हैं, और नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार और स्टेल वही रिपीट होते हैं, ऐसे 95%। तो हार्डली 5% थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड आर न्यू एंड फ्रेश एंड पॉजिटिव, अदरवाइज वो सारा नेगेटिव। तो ये भी समझना चाहिए। इसलिए अच्छी पढ़ाई के लिए मेरा ऑटो सजेशन भी बदलना चाहिए। हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ? मैं खुद से कैसी बातें करता हूं, क्या बात करता हूं, किस प्रकार के भाषा का मैं उपयोग करता हूं, उसका भी असर पढ़ाई पर होता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का वो मॉड्यूल उसका हो सकता, ऑटो सजेशन। तो के बच्चों को इसके ऑटो सजेशन के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो भी है ऑटो सजेशन। ऐसे कुल मिलाकर देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैसेट्स। पढ़ाई के बहुत सारे चीजें हैं। हर बच्चे को पास उसका गोल रहना चाहिए। तो उस गोल कैसे सेट करना, ये भी एक विषय इसमें आता है। हाउ टू सेट द गोल।
गोल क्या होता है, गोल सेट कैसा करना होता है, गोल अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण बात। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज भी में महत्व है। रिसोर्सेज का, मेरे पास जो अपने छात्र के पास जो जो रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुल मिलाकर ये सारा मिलाकर एक अच्छी पढ़ाई, ये एक हवा वायुमंडल बनता है। मैंने शुरू में कहा, एक इकोसिस्टम, घर में और कॉलेज में या स्कूल में कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज, पढ़ने के लिए एक पोषक वातावरण घर में और कॉलेज में, विद्यालय में या छात्र में, यूनिवर्सिटी में बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको ध्यान में रखकर हम यदि, देन टीचर्स विल नॉट हैव टू गेट एग्जॉस्टेड। अभ्यास करना, teachers, I'm not saying that teachers should get exhausted. See, we are unnecessarily getting exhausted. Teachers are unnecessarily getting exhausted. और हम पूर्ण ड्रेन हो जाती है सारी शक्तियां हमारी। एट द एंड ऑफ द डे, दिन भर हम स्कूल में, क्लास में जोर जोर से चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, चुप रहो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो टीचर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। I wish that the health of the teacher should be very good. They should not cause harm and damage to themselves. ये करने के कारण अपने खुद का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, आचार्यों का स्वास्थ्य, टीचर्स का, प्रोफेसर का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्ट होता है, बहुत बहुत शक्ति लगाता है। तो वेरी नो, कैसे मैनेज करना है मुझे, ये सारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। हाउ आई विल मैनेज मिनिमम इंटरवेंशन, मिनिमम वो शक्ति और कम कम समय उसमें लगाना, कम शक्ति लगाना। जितनी शक्ति और समय लगाएंगे उससे ज्यादा हमें उससे उसी तुलना में, अनुपात में अधिक डिविडेंड, अधिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ऐसे ही शक्ति लगाना क्लास में बच्चों के लिए, ऐसा इतना टाइम बच्चों में इसके लगे लगाना, जितना हम लगाएंगे टाइम और शक्ति उससे ज्यादा हमें अनुपात में, उससे ज्यादा हमें आउटकम होना चाहिए, आउटकम मिलना चाहिए। So that is management, that is classroom management. क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब केवल क्या मैनेजमेंट करना, क्लासरूम का मैनेजमेंट का अर्थ है ये है क्या टेबल कुर्सियां मैनेज करना, ये है क्या? ये नहीं है, दिस नॉट मैनेजमेंट। I have to manage the time, I have to manage the resources, I have to manage the students, I have to manage the different the techniques, approaches, attitude, ये सारा मिलाकर एक प्रकार की मुझे एक स्ट्रेटेजी, टीचर हैज टू डिजाइन हिज ओन स्ट्रेटेजी, और इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करना, जिसमें मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जिससे टीचर शुड गेट लिस्ट एग्जॉस्टेड एंड मैक्सिमम आउटकम। ये जहां होता है, देन वी कैन से दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट। ये करने के लिए हमें अनेक प्रकार की तैयारी भी करनी पड़ेगी, अनेक प्रकार की तैयारी करनी। ये तैयारी दिखेगी नहीं, तो तैयारी तो जैसे बिल्डिंग बड़ी ऊंची होती है, उसका जो फाउंडेशन नहीं दिखता, उसी प्रकार से तैयारी कहीं दिखती नहीं, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है, लेकिन ये नीचे वाला फाउंडेशन वो मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उस पर मंजिल, बड़ी अधिक मंजिल वाली भवन उस पर खड़ा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में रखकर, इंस्टेड ऑफ टीचिंग, यदि हम, देयर इज नीड टू शिफ्ट द पैराडाइम, शिफ्ट द पैराडाइम। आज तक हम क्या कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, वी विल टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न ऑन देयर ओन। तो इसमें बहुत सफलता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए इसी विषय पर
बहुत सालों तक मैंने वर्कशॉप करते थे हम, लर्न टू लर्न। अभी इस विषय पर एक पुस्तक का भी निर्माण हुआ है, अभ्यास करूं आनंद। ये मराठी में है, कैसे अभ्यास करें, आनंद से अभ्यास करें। तो ये किताब अभी अभी इसी महीने में प्रकाशित हुआ है। और आपके लिए बहुत आनंद की खबर है कि इस पुस्तक का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, अंग्रेजी में चल रहा है। और आपके लिए बहुत आनंद की बात है, इसी किताब का ट्रांसलेशन अभी गुजराती में भी हो रहा है। सो दैट विल बी माय सर्विस टू द पीपल ऑफ गुजरात। ये किताब गुजराती किताब, आप सब गुजराती मेरे मित्र है, छात्र है, आचार्य है और परिवार है, उनके लिए भी वो गुजराती किताब का उपयोग हो सकता है। तो इसी के साथ साथ ये बहुत लंबा विषय है। वैसे तो हम जब वर्कशॉप लेते हैं तो 4-5 घंटों का वर्कशॉप रहता है, जिसमें एक्टिविटीज होती है, लेकिन उसका कुछ एक थोड़ा सा एक ग्लिम्प्सेस देने की कोशिश, उसका परिचय, केवल सूत्र आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। और इसके लिए हमारे मित्र हर्षद भाई शाह ऋषि और हमारे मित्र, बाकी मित्र संदीप पवार, इन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी आवाज सुनाई में आ रही? हाँ, आ रही है। રૂપમબેન તમે બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચાલુ છે ને, એકને મ્યુટ કરી દો, એવું કરો. નથી આવતી. मुझे सुनाई देता है, મને સંભળાય છે. રૂપમબેન ચાલુ કરો. હવે આવે છે? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी व्यक्तिगत सर का। उन्होंने बहुत सारे लर्न टू लर्न के एस्पेक्ट, जैसे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, स्किल फॉर लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और की ऑफ लर्निंग, एकाग्रता की जो स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, और इफेक्टिव लर्निंग मेथड्स और हाउ टू लर्न इफेक्टिवली, और एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम और स्कूल्स, और लर्निंग के लिए ऑटो सजेशंस का जो नया एस्पेक्ट हमें बताया है। और अगर मुझे एक ही वाक्य में बोलना हो कि आपका जो पूरा जो लर्न टू लर्न का जो सेशन था, उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट था वो शिफ्टिंग पैराडाइम्स, हमें किस तरफ जाना है उसके लिए हमें मार्गदर्शित किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के माननीय कुलगुरु हर्षद शाह सर से अनुरोध करती हूँ कि हमें मार्गदर्शित करें। नमस्कार। आज मैं पिछले 1.5 घंटे से सीख रहा हूँ। दिलीप जी, मैं सीख रहा हूँ। दिलीप जी सुन रहे हैं? आप अनम्यूट होइए, आपकी आवाज नहीं आती। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं 1.5 घंटे से सीख रहा हूँ कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। नहीं, बड़ा आनंद आया। बहुत सारे पहलुओं में, बहुत सारे आयामों से आपने ये विषय को स्पर्श किया। बड़ी अच्छी बात है कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है पूरे एजुकेशनल फील्ड में, हमारे शिक्षा क्षेत्र में, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है, ऐसे इस पहलू को हमने आज स्पर्श किया। हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र पढ़ने में पीछे रह जाते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे उसके कारण भी इसमें समाविष्ट हुए कि वे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। अगर इस पूरे
भाषण को, आज 1.5 घंटे का जो ये उनका वक्तव्य हुआ, इसको हम एनालाइज करेंगे, तो हम ठीक से हमारे बच्चों तक विभिन्न पहलुओं में, छोटे छोटे बिंदुओं में यदि पहुंचा सकते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए और शिक्षकों के लिए, सभी के लिए यह एक ट्रेडिशन बन सकता है। ये एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि कैसे बच्चों ने सीखना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों ने सीखना चाहिए, कैसे शिक्षकों ने भी सीखना चाहिए। और जो एकाग्रता की बात थी वो तो बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे लगता है कि आज मैं भी कुछ कहूँ, थोड़ी थोड़ी बात, 5-10 मिनट की ही बात कहूंगा मैं, क्योंकि आपने बहुत सारा सुना है और श्रवण की भी एक मर्यादा या क्षमता रहती है। फिर भी कुछ बिंदु बताना मुझे भी आवश्यक लगता है कि आत्मदीपो भव अपदीपो भव, ऐसा एक सूत्र भगवान बुद्ध ने दिया है। आत्मदीपो भव अपदीपो भव, तू ही तेरा दिया है, तू ही अपने अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, तू ही अपना दीपक है। तो यदि हम हमारे खुद की ज्योति है, यदि हम हमारे खुद का प्रकाश है, तो हमने ये जो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, जो स्व अध्ययन की जो प्रक्रिया है, उसको हमने मजबूत बनानी चाहिए, दृढ़ीभूत बनानी चाहिए। वैसे आत्मनिर्भरता की बात भी इसमें है, एक प्रकार से न दिखने वाली भी आत्मनिर्भरता है। इस अर्थतंत्र ही केवल आत्मनिर्भर हो ऐसी बात नहीं हो सकती, मगर विद्यार्थी भी अपने आप में आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, अपने जीवन के सभी कामों को ठीक से कर सके, छोटी छोटी बातों को परिपूर्णता से करते हुए वो पूर्णता की ओर आगे बढ़े। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी दृष्टि से ये हो सकता है कि आज जो तोता रटंत जो प्रक्रिया है, जो रटने की प्रक्रिया है, जो बच्चे या विद्यार्थी पढ़ पढ़ कर जो रट लेते हैं और फिर उसका वॉमिटिंग कर देते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बजाय वो अपने आप कंसीव करके, समझ के, उसको जीवन में उतार के और अपनी भाषा में अभिव्यक्त करेंगे, तो ये इतना अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है कि जो शिक्षा का विनियोग जिसे हम कहते हैं, शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कहते हैं अपने जीवन में, व्यवहार में, वह तभी हो सकता है कि यदि हमने अपने आप सीखा है। अपना घर जो है, प्रत्येक परिवार जो है, वह सीखने के केंद्र है। वहां से छोटा बड़ा सभी प्रकार का, सभी आयु की व्यक्ति सीख सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को सीखने का केंद्र जो एक घर है, परिवार है। इसलिए विद्या भारती में जो एक प्रयोग चलता है, घर ही विद्यालय, ये घर ही विद्यालय, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक घर एक लर्निंग सेंटर बने, जहाँ विद्यार्थी, जहाँ बच्चा वो अपने आप कुछ सीख सके, देख करके सीखे, वातावरण से सीखे। और ये प्रक्रिया अपने परिवारों में प्रबल होनी चाहिए। इसके लिए यदि हम सब प्रयत्न करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है। आज जो बाहर से जितने उपक्रम होते हैं, गुणोत्सव होता है, ये होता है, वो होता है, कई अधिकारी इसके पीछे लगे हुए हैं, कई शिक्षकों के ऊपर मॉनिटरिंग किया जाता है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, इसके बजाय पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये पढ़ने में रुचि निर्माण करना, क्योंकि रुचि ही सभी चीजों का आधार है। सीखने का आधार रुचि है। यदि हमारी रुचि बनती है, यदि हमें ये सीखने में लाइकिंग है, हमें सीखने का आनंद है, तो हम
अवश्य सीख सकते हैं। कठिन से कठिन प्रक्रिया हम सीख सकते हैं, कठिन से कठिन बात। और इसके बारे में मैं मेरा खुद का 2 बातों से मैं उदाहरण दूंगा। ये आत्मश्लाघा मत समझना, ये केवल उदाहरण के रूप में है और मैंने किया है इसलिए मैं कह सकता हूँ। पिछले 40 वर्षों से मैं भाषा की साधना कर रहा हूँ। गुजराती भाषा का व्याकरण, मैं तो वैसे ये तो मेरा विषय था नहीं, मगर गुजराती भाषा ठीक से आनी चाहिए। मैं गुजराती हूँ और मुझे गुजराती ठीक से आनी चाहिए, हिंदी भी ठीक से बोलनी आनी चाहिए। वो हमारे राष्ट्र की संपर्क भाषा है, ये भी हमें सीख आना चाहिए, ठीक से बोलना आना चाहिए, अभिव्यक्ति करना आना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे गुजराती भाषा ठीक से सीखनी है। तो 1981 से, राइट फ्रॉम 1981, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज। मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, भाषा का साधक हूँ और अपने आप सीखता हूँ, अपने आप। मैं पूरी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस से, मेरे पास कई पुस्तकें रखी हैं। हाँ, यदि मुझे कुछ आवश्यकता लगी कि इसकी स्पष्टता चाहिए, इसका स्पष्टीकरण चाहिए, तो मैं 1-2 गुरु मैंने रखे हैं, उनसे पूछ लेता हूँ और प्रकाश पा लेता हूँ। मगर प्रक्रिया पूर्णतया मैं अपने आप भाषा सीखने की कर रहा हूँ। वैसे ही दूसरी बात जो मैं करता हूँ या किया है मैंने आजकल उसके संपर्क में नहीं हूँ, बांसुरी बजाना। बांसुरी मैंने अपने आप सीखी और कई रागिनी के आधार पर जो फिल्मी गीत मैं बजा सकता हूँ, मगर कई वर्षों से उसका अभ्यास छूट गया है, मगर ये सीखा हूँ मैं अपने आप। ऐसी कई बातें हम अपने आप सीख सकते हैं। बड़े अच्छे बिंदु आज माननीय दिलीप जी ने दिए हैं, इतने अच्छे बिंदु दिए हैं कि यदि उसका एक अध्ययन पुस्तिका छोटी सी बना दी जाए और पूरे गुजरात में यदि इसका प्रकाशन किया जाए, छोटी सी 10 पेज की छोटी सी बुकलेट क्यों ना हो, ये हमारा शिक्षा विभाग कर सकता है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये करना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन कैन experiment such kind of innovative ideas. They can percolate such type of ideas to the society. शिक्षा जगत में ये प्रसारित करने का काम हमने करना चाहिए। तो यदि आप सब कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, हमारी बड़ी अच्छी टीम है रंजीत जी के नेतृत्व में, तो मैं चाहता हूं कि ये जो आज का विषय है बहुत अच्छा विषय रहा और इस विषय को हमने लोगों के सामने व्यापक रूप में रखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि 5,000 10,000 पुस्तिका छोटी छोटी हम उसको बांटे, बेचें, फ्री में दें या कुछ भी करें, मगर हमें ये करना चाहिए। केवल 2-5 रुपए की छोटी सी किताब हो सकती है, पुस्तिका हो सकती है, उसका बहुत बड़ा गेटअप सेटअप की आवश्यकता नहीं है, मगर ये थीम जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। घर घर में यदि ये पुस्तिका जाती है तो उसका हमारे बच्चों की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने बताया है और हमें कंसीव करना है, समझना है और इसका व्यवहार में आचरण करना है। माननीय दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें आलोकित किया है, प्रकाशित किया है और बहुत अच्छा आज उनका भाषण सुनकर के मैं गदगद हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक भी प्रभावित हुए होंगे, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी आत्मनिर्भर अध्ययन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हमें बताया, घर ही विद्यालय और अपादीपो भव के बारे में बताकर हमें मार्गदर्शित किया। समाज के सामने इस विषय को व्यापक रूप में कैसे रखा जाए, इसके लिए भी शिक्षण शास्त्र विभाग को एक
नया काम हमें सुपुर्द किया है। इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की ओर जाते हुए मैं डॉक्टर नीलेश भाई पंड्या से विनती करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम की आभार विधि करें। जी धन्यवाद रूपम बहन। पिछले 2 घंटे से हम अध्यापन शास्त्रीय जो तकनीकी है, पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव्स, उसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रवचन का आस्वाद ले रहे थे। वैसे तो ये वेबिनार है, लेकिन जो आज के मुख्य वक्ता है माननीय दिलीप जी, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि जैसे व्यवहारिक रूप से दृष्टांतों के साथ एक वर्कशॉप का स्पर्श दिया जाए इस वेबिनार को। तो सुंदर रूप से उन्होंने पहले से महानुभावों के कोटेशन से लेकर पूरे जो लर्निंग स्किल है, जो लर्नेबिलिटी है, लर्निंग के लिए जो जरूरी कौशल है, उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के साथ सुंदर प्रस्तुत किया। और हमको जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसके बारे में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने गोल सेटिंग, ऑटो सजेशंस, माइंड मैपिंग, ग्रुप डिस्कशन, वैसे क्रियाकलापों के बारे में भी हमको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन दिया है। और हम जब सुनते हैं शिक्षक बोलते हैं हम बोल बोल के थक गए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन बोलना और कहना, सुनना और श्रवण करना, ऐसी जो परिभाषा है शिक्षा की, उसका अच्छी तरीके से हमको स्पष्टीकरण भी दिया है। तो आज के जो वेबिनार का जो प्रमुख विषय जो लर्निंग टू लर्न, हाउ टू लर्न, उसके बारे में उन्होंने खूब उपयोगी वक्तव्य दिया है। तो मैं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी शिक्षा शास्त्र विभाग और हमारे सब परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और पुनः इस विषय को आगे ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन मिलता रहे हमेशा, उसके लिए भी उनसे अनुग्रह करता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री हर्षद भाई शाह पूर्ण रूप से पूरे समय वेबिनार में जुड़े रहे और उनकी पुण्यवाणी से हमें अंत में ऐसा आचमन भी करवाया जिससे हमें आगे की ओर, भविष्य की ओर इस दिशा में क्या कार्य करना चाहिए उसका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने हम पर विश्वास रख के इस विभाग को एक अभिनव कार्य भी सौंपा है कि इसके बारे में कोई पुस्तिका की जाए, कोई ब्रोशर लीफलेट किया जाए जो पूरे गुजरात के शिक्षा जगत को मार्गदर्शित करे। तो उनके लिए हमारे विभाग की ओर से भी मैं ये विदित करता हूँ कि इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से हम आगे ले जाएंगे। तो उनका मैं हृदयपूर्वक से धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुल सचिव डॉक्टर अशोक भाई प्रजापति जो आज कार्य की व्यस्तता के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। उन्होंने पूरे वेबिनार को सुचारू रूप से संचालित हो सके उसके लिए जो वहीवटी अनुकूलताएं की है उसके लिए भी मैं हृदय से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित स्कूल ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन के नियामक और शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रणजीत सिंह जी पवार, जिनकी प्रेरणा से, मार्गदर्शन से ये कार्य, ये वेबिनार उत्तम रूप से साकारित हो सका है, उनके लिए मैं उनका भी हार्दिक अभिवादन करता हूँ। हमारे विभाग, शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यापक गण डॉक्टर जिग्नेश भाई, डॉक्टर मिनलबा जाडेजा, डॉक्टर रूपम बहन उपाध्याय, उन्होंने सब ने एक टीम वर्क से ये वेबिनार का सुंदर आयोजन किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से अनेक प्रतिभागी जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परिवार के अभिन्न अंश बन गए हैं आज, तो वो सब जुड़े हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और शुरुआत में थोड़ी तकनीकी खामी की वजह से हमने थोड़ा लेट टेलीकास्ट कर सके, तो उनको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी है, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और
भविष्य में जो हमारे वेबिनार सब आने वाले हैं उनमें भी वो उत्साहपूर्वक जुड़े रहे, ऐसा भी अनुरोध करता हूँ। और सब चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परिवार, अध्यापकगण सबका मैं अभिवादन करता हूँ। सबका पुनः धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब इस वेबिनार को पूर्ण घोषित करते हैं।